आपका क्वेश्चन आया है टीआरएनए किसे कहते हैं, आंसर दे दीजिए। अभी लास्ट में दे देंगे आपको आंसर, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन वैसे खास है नहीं, ठीक है ना। छोटे छोटे कुछ टॉपिक थे। हाँ आ गए भाई संतोष राज जी, कम फास्ट। ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री महाकाल। चलो, आशीर्वाद सभी को मेरी तरफ से भाई, मुझे भी तो ज़रूरत होगी। चलो, जय भीम सर जी। चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन और आया, हीमोफीलिया विक्की विशाल जी का, ये शायद कल भी आया था। चलो अभी समझा लेंगे हम, ठीक है ना। चंपारण की धरती से प्रणाम। चलो, अच्छा अंकेश कुमार जी का जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और बिना किसी देरी के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको शुरू कर लिया जाए, ठीक है ना। तबीयत थोड़ा ठीक है, बेटर है, कुछ आवाज़ से लग तो लग ही रहा होगा। ठीक है मोहन गोस्वामी जी, ठीक है। जाए, पहला है, एक टॉपिक है छोटा सा अप्रवासन, और दूसरा टॉपिक है उत्प्रवासन, ठीक है ना। चलो अभी बता दे रहे हैं जो भी टॉपिक बचा होगा। ये एक दिन ऐड हो गया था, समझा नहीं पाए थे, आज इसको भी समझा लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इससे बना हुआ है, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग आज का हम लोग लेते हैं अप्रवासन। अप्रवासन, ठीक। और जो दूसरा हेडिंग है वो है उत्प्रवासन। उत्प्रवासन, दोनों में अंतर लिखने के लिए कहा है, मतलब दोनों नाम दे दिया है, एक ही साथ दिया है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है एक एक नंबर मिला के 2 नंबर का होगा। हो गया, ठीक है। जय श्री राम। अभी आपको क्वेश्चन भी ले लेते हैं बाकी लोगों का, अभी फिलहाल 2 बच्चों का क्वेश्चन ले लिए तो आप लोगों के भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम किसी बच्चे ने लिखा, उसका जवाब वालेकुम अस्सलाम। आगे का थोड़ा कन्फ्यूजन है तो गलत बोलना सही नहीं, ठीक। अच्छा ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सलमान जी, बस रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन अभी बाद में हम सबका ले लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है अप्रवासन किसे कहते हैं, कह रहा है समष्टि में किसी एक स्थान से, क्या लिख सकते हो, समष्टि में, समष्टि मतलब पॉपुलेशन या समुदाय एक तरीके से समझो, ठीक है ना। समष्टि में किसी एक स्थान से, किसी एक स्थान से अन्य सदस्यों का, अन्य सदस्यों का, अन्य सदस्यों का आकर मिल जाना, आकर मिल जाना, आकर मिल जाना आप्रवासन कहलाता है। आप्रवासन, वाह सॉरी, कहलाता है, कहलाता है। जिससे, जिससे समष्टि, जिससे समष्टि के आकार में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। समष्टि के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। सर इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है, चलो लिख देंगे, पर उसके लिए मुझे बुक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकाती। चलो ठीक है, आयान जी बता देंगे, याद कर लेंगे इसको भी, ठीक है ना। चलो आप्रवासन जैसे कह रहा है कि आपका एक घर है, आपके घर में 10 लोग रह रहे हैं, पर आपके मामा के वहाँ से, चाची के वहाँ से, या किसी जगह से, ठीक है ना, बुआ के वहाँ से लोग आकर आपके घर में मिले, मतलब रहने आए कुछ दिनों के लिए, और अपने घर का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। तो जब किसी एक स्थान से कोई एक जात या जातियों का समूह आकर क्या होता है, मिल जाता है आपके साथ, तो उसके मिलने की क्रिया से आपके परिवार के सदस्यों में या समष्टि में वृद्धि होती है, और उस क्रिया को क्या कहते हो, आप्रवासन। और वही अपने परिवार के सदस्य जब उठकर किसी दूसरे परिवार में चले जाते हैं, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उस क्रिया को क्या कहोगे, उत्प्रवासन, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। सहभोजिता जो था उसी को सिम्बायोसिस कहते हो, जब 2 परस्पर जातियां एक दूसरे के साथ निवास करती हैं। तो वो चार्ट जो हम बनाए थे पोषण के आधार पर नीतीश कुमार जी, वो पूरा आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए आप, पूरा वही तैयार कर लीजिए, आपका उसी में क्लियर हो जाएगा सारा।
ठीक। उत्प्रवासन में क्या लिखोगे, चलो बताओ, अगर लिख रहा हो तो इतना लिख लो, ठीक है ना। उत्प्रवासन के समष्टि की जातियों का निकलकर अन्यत्र स्थान पर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, लिखोगे क्या, समष्टि में उपस्थित जातियों का निकलकर किसी अन्य स्थान पर जाने की क्रिया किसी अन्य स्थान पर जाने की क्रिया को उत्प्रवासन कहते हैं। उत्प्रवासन कहते हैं, ठीक है ना। जिससे समष्टि का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जिससे समष्टि का आकार छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, जिससे समष्टि का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक है ना। साथ में लिखते चलो, आज तो वैसे भी ज़्यादा था नहीं, तो आराम से लिखते रहोगे तो तैयार भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग सर, डीएनए की पैकेजिंग थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज़। ठीक है, अगर समय बचता है तो आज डीएनए की पैकेजिंग भी समझा देंगे, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। एक वर्ड अगर हम लिखें क्या, क्या कह सकते हो, जन्म और मृत्यु, ठीक। प्लस लिखें क्या, इन दोनों को, आप्रवासन और उत्प्रवासन, ठीक है ना। उत्प्रवासन ये दोनों बराबर होते हैं किसके, समष्टि की जनसंख्या पे, समष्टि की जनसंख्या में परिवर्तन के। अब चाहे जन्म की लेने की संख्या बढ़े या मरने की संख्या बढ़े या आप्रवासन की क्रियाविधि बढ़े या उत्प्रवासन की क्रियाविधि बढ़े, ठीक है ना। वायरल इंडेक्स क्या होता है, काफी क्वेश्चन है यार तुम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, इतनी कारणों से उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक। चलो, अगर इसमें देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन है, एसपी का क्या मतलब है, मम्मी पापा का नाम है मेरे वो। चलो, जय महालक्ष्मी, जय हो। ठीक है नेहा कुमारी जी, पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसके लिए वहाँ होना आवश्यक है। ये दोनों क्लियर है। आप्रवासन कहने का मतलब किसी एक स्थान से किसी एक समुदाय का या जातियों का या जनसंख्या का आकार आपकी जनसंख्या में मिल जाना, और एक निश्चित जनसंख्या जो आपके पास थी वहां से निकलकर कुछ सदस्यों का बाहर चले जाना, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रवासन। और किसी समष्टि की जनसंख्या में कब परिवर्तन आएगा, या तो उसमें जन्म मृत्यु दर का संख्या घटे बढ़े, या आप्रवासन और उत्प्रवासन की संख्या का परिवर्तन हो, ठीक है ना। कोई लेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलो, एक टॉपिक ये हो गया, ठीक। जो बचा हुआ था क्या मतलब, अभी तो एक पारिस्थितिकी वाला चैप्टर भी पढ़ना है हम लोगों को, तो पारिस्थितिकी वाले चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि छूट जाता, वहाँ पे तो कंप्लीट हो ही जाता, ठीक है ना। यस सर, क्लियर है। चलो आगे आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तबीयत को मारिए गोली थोड़ी देर के लिए, ठीक। चलो ठीक, अब इसके पहले ये वाला हिस्सा आपके बुक में एक दिया है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोनिफेरस, ग्रासलैंड, डिजर्ट, और ये वाला जो लाइन बना है यहाँ लिखा है टेम्परेचर के बारे में, और ये वाला लाइन लिखा है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के बारे में, मतलब कहाँ पर कितनी अधिक बारिश होती है और कितना तापमान होता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कोनिफेरस, अभी हिंदी में हम समझा रहे हैं, वाले क्षेत्रों में या शंकुधार वाले क्षेत्र जहाँ पौधे पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर कितनी बारिश होती है, ऐसे करके। तो इसको थोड़ा समझने में आपको मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको एक तरीके से नए तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आसानी से आप लोगों को क्या हो जाए, ये याद हो जाए।
ठीक, तो उसको लेके आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। टोटल 1-2 चैप्टर और बचे होंगे, एक पारिस्थितिकी बचा होगा, पर्यावरण बचा होगा, और एक और कुछ बना होगा, संरक्षण, जीवों का संरक्षण वगैरह बचा होगा, ठीक है ना। तो उस बात को लेकर परेशान मत रहिए। अभी एक चार्ट बनाइए आप लोग, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। वो तो थोड़ा उसको ध्यान से बनाइएगा। ये जो फ्लो डायग्राम दिया है कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलो, सबसे पहला आएगा डेजर्ट या रेगिस्तान। डेजर्ट या इसी को हम लोग कहते हैं रेगिस्तान। डेजर्ट या रेगिस्तान। ऊपर अभी एक लाइन छोड़िएगा, क्योंकि उसमें कुछ हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। चलो हम भी थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। ऊपर अभी एक लाइन छोड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। डेजर्ट या रेगिस्तान। दूसरा लिखो ग्रासलैंड या घास के मैदान। ग्रासलैंड या घास के मैदान। ग्रासलैंड या घास के मैदान, ठीक। तीसरा लिखो टेम्परेट। टेम्परेट या शीतोष्ण। शीतोष्ण, ये बुक में फिगर वही वाला दिया है, तो थोड़ा सा मुझे उसको देख कर अच्छे से, जैसे मैंने एक तैयार किया था उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला लिखा है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल या इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, ठीक। और अगला लिखा है कोनीफेरस या शंकुधार। कोनीफेरस या शंकुधार, ठीक। और एक लिखा है आर्टिक और अल्पाइन। आर्टिक और अल्पाइन, ये तो वैसे भी वही लिखा रहता है, आर्टिक और अल्पाइन। अल्पाइन, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा कोशिश करो इसको बनाने की। बैठ के सजाने मत लगना, बस ध्यान रखना कि कौन सी लाइन किस में है, तो उतने के लिए ही काम चल जाएगा। और से ज़्यादा कुछ कोशिश मत करना, ठीक है ना। चलो इसके ऊपर लिख लो बायोम। बायोम या इसी को कह रहे थे जीवोम। ई भी शायद रहेगा, BIOME, बायोम, हाँ। और यहाँ लिख लो टेम्परेचर या इसी को कहते हो तापमान। और यहाँ लिख लो वर्षा या रेनफॉल लिख लो, कितनी बारिश किस क्षेत्र में कितनी कहाँ होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि अगर पूछेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वो पृथ्वी का डायग्राम हम बना के आप लोगों को समझाए थे ना, अभी हम उसको भी यहाँ बना देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो वो पूछ लेगा इस क्षेत्र में कितना तापमान होता है और अधिकतम कितना और कम से कम कितना होता है, और इस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है। बारिश को जब भी तुम लोग मेजर करते हो, जैसे कह रहा है कि कोई क्षेत्र है, ये गवर्नमेंट घोषित करती है कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे सूखा पड़ गया, तो जब 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो उस क्षेत्र को हम लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना कि वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ की फसल नुकसान हो गई, तो 50 सेंटीमीटर भी ये आंकड़ा एकदम याद रखना कि जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अरे कॉपी में 5-6 लाइन नहीं हट रही है, ऐसा कह रहे हो। पहला वाला है 5 से 20 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। 5 से 20 डिग्री सेल्सियस तो बनाने में थोड़ा समय लग गया। 0 से 25 डिग्री सेल्सियस, 0 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। और अगला है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और अगला है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है 10 से 0 डिग्री सेल्सियस, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस। चलो ये क्रम से ऐसे बना लेना, आराम से याद हो जाएगा। अभी बता दे रहे हैं कि 2 ही 3 क्वेश्चन इससे पूछा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा, ठीक है ना। चलो सर सबसे पहले कम बारिश होता है, नहीं, पूरा मौसम बीतने के बाद, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन के बाद में उसमें आंकड़े आने जाते अपनाए जाते हैं। एक मौसम में जो धान की फसल या गेहूं की फसल के लिए कितना जल होना चाहिए उसके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बता रहा है सबसे कम बारिश कहाँ होती है, ठीक है ना। पहला वाला है 50 से 100 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर।
कम से कम 50 सेंटीमीटर। दूसरा ये है 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, चलो साथ में बनाते चलोगे, हम जानबूझ के इसको साथ में मतलब टाइप करके नहीं ले आए हैं, ठीक है ना। नहीं ज़्यादा लेट नहीं हुआ है शुभम जी, बस 15-20 मिनट हुआ है, ठीक है ना। हाँ साथ में लिख रहा तो अच्छी बात है। फिर है 50 से 200 सेंटीमीटर। हाँ 50 से 200 सेंटीमीटर। फिर अगला है 150 से 400 सेंटीमीटर। अगला है 50 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 200 सेंटीमीटर। और अगला है 10 से 100 सेंटीमीटर, 10 से 100 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है ना। इसको थोड़ा सर हम आपके साथ में लिखना, अच्छी बात है साथ में लिख रहा हो तो लिखने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे हम इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, हालांकि दिख जाएगा आप लोगों को, बता दीजिएगा नहीं दिख रहा होगा तब भी, क्योंकि आगे मुझे समझाने के लिए यहाँ पे ग्लोब भी बनाना पड़ेगा। चलो दिख रहा है कि नहीं पहले मुझे ये बता दो, पहले मुझे बताओ कि ये दिख रहा है कि नहीं। याद हो जाएगा उसको लेके परेशान मत रहो, कमेंट सबका आ रहा है, दिख रहा है सर, चलो ठीक है थैंक यू। अब बनाते हैं यहाँ पे एक ग्लोब, समझने के लिए ग्लोब भी दिख ही रहा होगा। इसको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कह रहे थे, इसको दो भागों में जो रेखा विभाजित कर रही थी इसको कह रहे थे हम लोग 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कह रहे थे। फिर इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर था कर्क रेखा, क्या था, कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री नीचे मतलब साउथ पोल पे ये था साउथ, और ये था नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ होता है कर्क और नीचे होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक। फिर 66 डिग्री सेल्सियस कह रहे डिग्री पे मान रहे थे यहाँ पर एक लाइन, और 66.5 डिग्री पे मान रहे थे एक यहाँ पर लाइन, ठीक है ना। ये था कितना 66.5 डिग्री पर, ये भी कितना था 66.5 डिग्री पर, और ये था 23.5 डिग्री पर, और ये भी कितना था 23.5 डिग्री पर, ठीक। ये बात याद हो अच्छे से। सबसे ज़्यादा रेनफॉल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, देखो एक बच्चा बता दिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर लिखा है, संजन कुमारी जी ने, ठीक है ना। चलो स्टार्ट तो समझ गया था, फिर क्या दिक्कत थी। चलो आगे फिर लिख देते हैं इसकी क्षेत्रों में, इस बीच वाले हिस्से को, इतने हिस्से को क्या कह रहे थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होगी, वर्षा। तो जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं होगी, क्योंकि वहां पर वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को कह रहे थे, इतने हिस्से को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पड़ रहा है, गर्मी, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वर्षा भी। इस क्षेत्र को कहते थे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। और ऊपर वाले हिस्से को लिखते थे शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। चलो हो गया तो बताओ, अक्षांश देशांतर वगैरह इसमें नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। सर रेगिस्तान में इतना कम गर्मी कैसे होगा, ये जो डेजर्ट या रेगिस्तान लिखे हो वहाँ पे टेम्परेचर 5 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और कम से कम बारिश कितना हो रहा है, 50 सेंटीमीटर। पर ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में नदियाँ नहीं होती हैं, होती हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि नहीं होती, होती है, बीच बीच में जल कहीं ना कहीं पाया जाता है, ठीक। नदी नहीं कह सकते पर जल पाया जाता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर रात इतनी, जैसे दिन के समय में वहाँ पे जो रेत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन रात वही रेत ठंडा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, इसलिए रात का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है ना। सर क्लियर है, कम से कम रहेगी, कम से कम होता है कहाँ पर, कम से कम होता है 50 सेंटीमीटर में, कम से कम होता है कहाँ पर, डेजर्ट में और शीतोष्ण वाले हिस्से में। यहाँ पे भी 50 लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछे कि रेगिस्तान या डेजर्ट वाले क्षेत्रों में कितनी बारिश हो सकती है, तो वहाँ लिखोगे क्या, कम से कम 50 सेंटीमीटर का। फिर पूछे अगर ग्रासलैंड या घास के मैदान जहाँ पाए जाते हैं, जैसे टुंड्रा वगैरह हुआ, वहाँ पर कितनी बारिश होती है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर।
टेम्परेट या शीतोष्ण वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पृथ्वी के कितनी बारिश होती है, तो वहाँ होती है 50 से 200 सेंटीमीटर। और दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है, तो 150 से 400 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कोनीफेरस या शंकुधार वन जो पाए जाते हैं वो दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं या वर्षा वन में पाए जाते हैं, वहाँ पर होती है 50 से 200 सेंटीमीटर। और आर्कटिक और अल्पाइन रीजन ध्रुवों पर जो होता है वो होता है 10 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, ये बात याद रखोगे ना। भारत कहाँ पाया जाएगा, अगर भारत की बात करोगे तो इंडिया यहाँ पर है। मान लो ये ऐसे बना ले रहा हो इंडिया को, ठीक है ना, ऐसे। तो इंडिया एक्चुअल में यहाँ पर है, यहाँ पे। तो नीचे वाले क्षेत्र में साउथ इंडिया वगैरह की तरफ ज़्यादा बारिश होगा, इसीलिए केरल से मानसून टकराता है, वहाँ पे आंधी तूफान सबसे पहले आता है, मानसून आता है जब, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे साइड है। और जैसे जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर साइड जाओगे बारिश कम होती जाएगी। और हम लोग पढ़ते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह राज्य जो है वो बीच में, तो हमारे यहाँ बारिश औसतन होती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये चार्ट समझ लोगे आप, मुझे बस इतना बताओ, ये चार्ट समझ लोगे, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग, ठीक है ना। कमेंट आ रहा है सर जी, बस हम थोड़ा बच्चों के उस कमेंट को ध्यान दे रहे थे जिसमें वो लिख रहे थे, ठीक है ना। जैसे अनुराधा साहू ने लिखा है 150 से 400 सेंटीमीटर सबसे अधिक बारिश। सर रेगिस्तान में सबसे कम बारिश, हमारे यहाँ गर्मी 40 से 42। ये तो ग्लोबल वार्मिंग है बाबू, तो बार बार चेंज हो रहा है हर साल, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। ये अनुमान होता है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है। चार्ट क्लियर कर लोगे अब, ठीक है। चलो बताओ, चार्ट क्लियर कर लोगे। हाँ सर, रेगिस्तान को ऊँट का जहाज क्यों कहते हैं, देखो एक बच्चा पूछ रहा है, बचपन से पढ़ते आए हो। देखो पूरा पढ़ा के हम ख़त्म कर लेंगे, मुझे 15 अक्टूबर तक डेट दिया गया है, हम उसके पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सिर्फ मुझे 1 शॉट लेने हैं हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेना है और हर चैप्टर के सब्जेक्टिव लेने हैं। तो अगर हर हफ्ते में हम 2 चैप्टर भी कर रहे हैं तो 1-1.5 महीने में पूरा खत्म हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे भी हैं। हाँ, रेगिस्तान में धूप नहीं, तापमान 5 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। यस सर, क्लियर, ठीक। चलो इसके आगे बढ़े, दोनों लिख सकते हो एग्जाम में, बाइलिंगुअल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक दिन हम समझाए थे कि पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है अध्ययन के लिए, तो उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो। तो पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अध्ययन के लिए, ठीक। एक था जलमंडल, एक था जलमंडल, एक था वायुमंडल, वायुमंडल। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया था क्योंकि मैसेज गया था। और एक था स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है ना। तो वायुमंडल के बारे में मैंने वहाँ पे 5 लेयर बताए थे, ठीक है ना, वहाँ पर 5 लेयर बताया था। तो वो लेयर 5 याद रखिए क्रम से, वो आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। विपिन कुमार जी आपने 3333 लिखा है, उसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आई थिंक ये लिख रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे क्षेत्र में, इसकी बात कर रहे हो आप शायद, ठीक है ना। 3 नहीं 5 था, 5 आवरण थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, क्रम से याद रखो। अच्छा, ये 3 क्षेत्र ये बता रहे हैं, सॉरी हम समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है ना। ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, तीसरा मान लो, चौथा मान लो और 5वां तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या मानते हैं, चलो इसको समझ लो, इससे कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर ही है, ठीक है ना। तो पहला हिस्सा है जिसको कहेंगे हम लोग क्षोभ मंडल, क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक। दूसरे हिस्से को क्या कहोगे, चलो बताओ, दूसरे हिस्से को क्या कहोगे, समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरे हिस्से को क्या कहोगे, मध्य मंडल। चौथे हिस्से को क्या कहोगे, आयन मंडल। और 5वें हिस्से को कहोगे बाह्य मंडल, या इसी को कहते हैं हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया।
ये क्रम कभी भी परिवर्तित मत करिएगा, क्रम भी कभी कभी करने को ऑब्जेक्टिव में दे देता है किसके बाद क्या आता है। और जो पिछला साल का क्वेश्चन आई थिंक था बुकलेट में, वो सिर्फ समताप मंडल के बारे में पूछा था, ठीक है ना, इस बात का तो ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन गोरखपुर से है भाई, कहाँ है, झूठ बोलते हो तुम लोग, ठीक है ना। चलो ये बनाओ, साथ में बनाते चलो। चलो पहला लेयर है कितना, जीरो से, पहला लेयर है कितना, जीरो से 12 किलोमीटर, 12 से 50, 50 से 80, जीरो से 12, 12 से 50, 50 से 80 किलोमीटर में है, ये भी क्या है, किलोमीटर में है, ये 50 है, 60 मत मान, ठीक। चलो थैंक यू अभिषेक भारती जी, ठीक। फिर है 80 से 700 और 700 से अधिक, फिर है 80 से 700 किलोमीटर, कहीं कहीं 680 भी लिखा होगा, ठीक है ना, और 700 से जितना भी हम लोग मानेंगे उसको अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर। हालांकि जब उधर जाओगे तो लाइट ईयर में नापोगे, ठीक है ना। ठीक सर, हम लोग कौन से हिस्से में है, क्षोभ मंडल में, क्योंकि इसी हिस्से में सबसे अधिक क्या होता है, प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, ठीक है सर जी, हम भी जा रहे हैं आपके जैसा, हम भी। अच्छी बात है प्रीति यादव जी, जिन्होंने हमें पहचान दी है, अब हम लोगों की बारी है उन्हें पहचान देने की, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले कह रहा है क्षोभ मंडल में क्या होगा, तो क्षोभ मंडल में होती हैं सभी प्राकृतिक घटनाएं, उस दिन बताए थे, पर हम क्वेश्चन कैसे आएगा इसको बता दे रहे हैं, सभी प्राकृतिक घटनाएं। तो अगर पूछेगा सभी प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो उसे कहते हो किसमें, क्षोभ मंडल में। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, वर्षा, फिर क्या लिखोगे, तड़ित, तड़ित मतलब बिजली चमकना, फिर क्या लिख सकते हो, तूफान, तो ये प्राकृतिक घटना वायुमंडल में, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, बर्फ पड़ना, एक्सेट्रा। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होंगी उन सबको किस आवरण में अगर पूछेगा तो कहोगे पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर या क्षोभ मंडल। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो इस मंडल में तो उड़ेगा ही नहीं, कि अचानक बारिश वारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा तो वैसे भी वो गिर जाएगा, इसलिए इस मंडल से उड़कर 12 किलोमीटर ऊपर जाके इस मंडल में उड़ता है, क्योंकि इस भाग में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित नहीं होती हैं, ठीक है ना। आगे फिर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इस भाग में वायुयान उड़ते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था, इस भाग में वायुयान उड़ते हैं। तो अगर पूछेगा वायुयान किस भाग में उड़ते हैं तो उसे बिल्कुल क्या लिखोगे, सुनामी भी आ सकता है, हाँ भाई वो भी एक प्राकृतिक घटना है, सुनामी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, डाउट पूछो विवेक कुमार जी। सर एक ही चीज कितने बार पढ़ाते हैं, डाउट आया था भाई, मैसेज किए थे कुछ बच्चे सर के मोबाइल पे, इस सर को बोल दीजिए एक बार इसको समझा दे, ठीक है ना। चलो फिर ये वाला हिस्सा है मध्य मंडल, इसको कहते हो यह सबसे ठंडा मंडल होता है, यह सबसे ठंडा मंडल होता है, ठंडा मंडल होता है। उसका रीज़न क्या है, आप लोग एक वर्ड यूज करते होंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, निर्वात। निर्वात कहने का मतलब वहाँ पर ना वायु है, ना गैस है, ना धूल के कण हैं, कुछ नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा पृथ्वी की तरफ तो इस हिस्से में जब कुछ पाया ही नहीं जाएगा तो इस हिस्से में कुछ गर्म ही नहीं होगा, इसलिए कुछ गर्म न होने की वजह से, माध्यम न होने की वजह से ये सबसे क्या होता है, ठंडा होता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस आवरण में निर्वात या धूल के कण, वायु, गैसें, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा कौन सा, मध्य मंडल, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ओजोन लेयर या ओजोन आवरण किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस बात को तो एकदम ध्यान रखो, तो वो पाया जाता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, ठीक है ना, इस बात का तो भी एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है क्या, ओजोन आवरण, ओजोन, इसको डिनोट करते हो किससे, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट O3 से, और जिसको मापने का मात्रक, इसकी मोटाई मतलब है डाबसन, एक बार बताए थे डाबसन, ठीक है ना, ये क्या है, मात्रक है, मात्रक है किस चीज का, ओजोन की मोटाई मापने का, ओजोन
आवरण की मोटाई मापने का मात्रक, ठीक है ना, क्या है, डाप्सन। ये बात समझ लोगे आप, ठीक। हाँ, चौथे में रेडियो तरंगे। चलो, ये बात आप लोगों को याद हो गई। तो इस हिस्से में क्या पाया जाएगा, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे पाई जाते हैं, ठीक है ना। इस हिस्से में क्या पाया जाएगा, रेडियो तरंगे। इसीलिए उस हिस्से में क्या पाया जाएगा, रेडियो तरंगे। तो रेडियो स्टेशन बनाए जाते हैं। और इस हिस्से में पाए जाते हैं सैटेलाइट, उपग्रह लिख लो, उपग्रह, ठीक है ना। और वो भी कौन से उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, जो मनुष्यों ने भेजा है रॉकेट से। तो क्वेश्चन पूछेगा, हवा को किस वैज्ञानिक ने देखा था, नहीं पता बाबू, पहली बार सुन रहे हैं। पहला तो क्रम से, पहले क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। फिर क्वेश्चन पूछेगा किस मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, रेडियो सिग्नल जो हम फोन पे बात कर रहे हैं, ये सब चीजों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसे कहोगे किसमें, आयन मंडल में। या पूछेगा अंतरिक्ष कितने किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है, तो 680 भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं 700 भी लिखा है, ठीक है ना। तो 700 किलोमीटर से ऊपर। फिर पूछेगा किन दो आवरण या मंडल के बीच में ओजोन आवरण पाया जाता है, तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाया जाता है ओजोन आवरण, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। फिर पूछेगा किस आवरण में या किस मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। या पूछेगा किस मंडल में प्राकृतिक घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तो समताप मंडल में। या पूछेगा कि सभी मंडलों में कौन सा मंडल है जो सबसे ठंडा होता है और क्यों, तो सबसे ठंडा होता है समताप मंडल, और उसका रीजन है कि वो निर्वात, मतलब उसमें वायु, धूल के कण, ये सब चीजें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू टीबी स्टूडेंट जी, टारगेट बोर्ड जो आपके नाम है, शैलेश कुमार जी। बस थोड़ा सा मुझे आप लोग अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना। चलो, तो रीज़न ये है, क्वेश्चन अभी तक पूछे इस फिगर से, अगर हम कहें, हालांकि फिगर के बारे में तो नहीं, 4 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला समताप मंडल के बारे में, दूसरा ओजोन आवरण के बारे में, ठीक, तीसरा पूछा है रेडियो तरंगे किस आवरण में पाई जाती हैं, और चौथा पूछा है सभी प्राकृतिक घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। इसके अलावा अभी इससे कुछ नहीं पूछा है। तो बाकी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा हम कुछ बोले होंगे तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता किस्मत खराब हो तो पूछ ही ले, ठीक है ना। आज चैप्टर समाप्त है। KSMV, KSMV मतलब MAV। चलो, ये पूरा तैयार है, ये अभी याद कर लोगे, इसे समझ लोगे। अभी तो टाइम है, टाइम ओवर वाला बच्चा। चलो बताओ, ये अब पूरा तैयार कर लोगे। चलो, 800 से 900 किलोमीटर की दूरी को रानू मंडल कहते हैं, मनदीप कुमार जी ने बताया। पापा उसी मंडल में भेजेंगे अगर रिजल्ट खराब हुआ, ये भी याद रखना, रूह कांप जाएगी वापस आने में। चलो, यस सर, क्लियर है। अरे रूपा जी आपका नाम ले लिए, चलिए ठीक है। कोमल सिंह जी, प्रश्न उत्तर करा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को, उसको लेकर परेशान मत रहिए। क्या इल्जाम लगाते हो यार, आदर्श, ठीक। चलो आयान, चलो ऑल क्लियर है। और कुछ बच्चों का कुछ क्वेश्चन था, हमने लिखा था, एक क्वेश्चन था tRNA, सबसे पहले उसको ले लेते हैं। इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो यही चीज़ है, टेम्परेट, ऐसे नीचे आओगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में बारिश, और टेम्परेट वाला हिस्सा इस लेयर में लिखा है तो वहाँ पर मैक्सिमम तापमान कितना होगा, 0 से 15, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये उसी तरीके से, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो अब आते हैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन पे। एक बच्चे ने पूछा था tRNA किसे कहते हैं, tRNA, ठीक। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कल करवा देंगे, ठीक। अगर मैराथन किसी सर ने नहीं लिया तो, हालांकि अगर लिया तो अगले दिन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन आप लोगों पे सारा बोझ नहीं डाला जा सकता, ठीक है ना। सर आप अपनी घड़ी 200 रुपये में बेचिएगा, चलो ठीक है भाई। देखो, एक होता है DNA, एक होता है DNA जिससे बनता है क्या, RNA, और DNA से RNA बनने की क्रिया को कहते हो ट्रांसक्रिप्शन, या उसे कहते हो अनुलेखन, अनुलेखन। और DNA से RNA बनने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज,
जिस शब्द के अंत में ASE आ जाए समझ लेना वो एक एंजाइम का नाम है। और ये क्रिया होती है कोशिका के केंद्रक वाले भाग में। ये कहाँ पर होगा? कोशिका के केंद्रक वाले भाग में। तो कोशिका के केंद्रक में DNA पाया जाता है। एक मिनट सुन लो, उसके बाद कमेंट करते रहना। और DNA से RNA बनता है, उस क्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। और इसके लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसक्रिप्टेज कहते हो। और फिर होता क्या है, RNA से बनता है प्रोटीन। RNA से क्या बनता है? प्रोटीन। इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कह रहे हो? ट्रांसलेशन, या इसी को हिंदी में कहते हो अनुवादन। अनुवादन, या इसी को हम लोग कहते हैं भाषांतरण। भाषांतरण क्या कहते हैं? भाषांतरण। और इसके लिए बहुत सारे एंजाइम है, क्योंकि प्रोटीन एक ही टाइप का नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए एंजाइम बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वेरियस टाइप के एंजाइम होंगे, ठीक। वेरियस एंजाइम मतलब बहुत सारे हैं, वेरी करेंगे हर प्रोटीन के लिए अलग अलग एंजाइम, ठीक है ना। हाँ ठीक। आगे फिर कह रहा है कि जब ये RNA बना था तो ये केवल एक टाइप का नहीं बना होगा। एक RNA बना है rRNA, एक RNA बना है mRNA, और एक RNA बना है tRNA। राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA। मैसेंजर को कहते हो संदेशवाहक RNA, और tRNA को कहते हो ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण या हस्तांतरण RNA, ठीक है ना। सर हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर दुखी मत होना, किसी का नंबर ज़्यादा आएगा तो कम आएगा, ठीक है ना। कभी भी किसी से जेलिस मत होना किसी बात को लेकर, ठीक है ना। सुनो, अब tRNA जो हो गया, अब कह रहा है कि tRNA की संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लो। जो बच्चे ने पूछा था कि tRNA को समझा दीजिए। अब tRNA में पाई जाती हैं कुल 4 भुजाएं। क्या पाई जाती हैं? कुल 4 भुजाएं, ठीक है ना। tRNA एक्चुअल में ऐसे दिखता है, ठीक है ना, जिसकी संरचना के बारे में रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारा tRNA। इसकी संरचना के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने इसकी संरचना को नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर उसको कह रहा है, क्लोराम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में संख्या में बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, एक तो RNA है, और ये 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। कहने का मतलब DNA में 2 धागे होते हैं, जिसमें एक धागा 3 से 5 क्लॉकवाइज और 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाया जाता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। लेकिन जो RNA होता है वो सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, 3 से 5 की दिशा में नहीं पाया जाता। जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होते हैं ACC या CCA भी कह सकते हो। और जो ये है, ये बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण आपस में जुड़े हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 धागों से मिलकर बना है, इसमें होते एक ही धागे हैं, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें टोटल कितने भुजाएं हुई? 4 भुजाएं, ठीक है ना। हाँ, इसमें टोटल कितनी भुजाएं हुई? 4 भुजाएं। पहली भुजा को कहते हैं हम लोग ग्राही भुजा। क्या कहते हैं? ग्राही भुजा, या एसेप्टर आर्म कहते हो, ठीक। दूसरी भुजा को कहते हैं हम लोग, यहाँ मत लिखो, साइड में लिख लेना, प्रतिमुख भुजा या एंटीकोडान आर्म कहते हो, प्रतिमुख भुजा। और तीसरी भुजा को कहते हो टी-साई-सी लूप, ठीक। और चौथी भुजा को कहते हो डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। चौथी भुजा को हम लोग कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन, या DHU आर्म भी लिखा रहता है, DHU भुजा, ठीक है ना। DHU का पूरा नाम डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। ये हो जाएंगी उसकी 4 भुजाएं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि प्राथमिक भुजा में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, तो होता है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, जिसे ट्रिपकोडान कहते हो, क्योंकि वो 3 की संख्या में होता है। चलो, मल्टी ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये शायद बच्चा मोएट के बारे में पूछ रहा है, जो कि समझाना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। वो ऊपर ऊपर समझाने लायक नहीं है कि बता दिया ऐसे होता है। वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के समय पे होता है, ठीक है ना। DNA प्रोब, ठीक है, वेक्टर DNA भी एक होता है। एक तो इस संरचना के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट होली ने। किसने? रॉबर्ट होली ने, ठीक। उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? क्लोवर लीफ संरचना, क्योंकि एक पौधा है,
आई थिंक पिटूनिया है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद पड़ा। उसकी पत्तियां लगभग ऐसी होती हैं, इसलिए उस पत्तियों के आधार पर उसको वो नाम दे दिया गया था ऐसे। ये हो सकता है आपके बुक में दिया हो, ठीक। तो उस पौधे की पत्ती की संरचना के आधार पर ही उसको क्या कर दिया गया था, नाम दे दिया गया था, ठीक है ना, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब इन चारों भुजाओं के कार्य क्या हो जाएंगे। इससे होता है अमीनो एसिड ए बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं। इसे क्या, अमीनो एसिड क्या करते हैं, जुड़ने की क्रिया करते हैं। और अमीनो एसिड पाए जाते हैं कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। गोल्डन राइस एक प्रकार का जीएम क्रॉप है जो आखिरी तौर पर बनाया गया था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ अलाउ नहीं किया था, लेकिन बाद में सबसे पहला इसको अलाउ करने वाला जापान है, ठीक है ना। तो ठीक, फिर है प्रतिमुख भुजा। इससे क्या होता है, इससे एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए जुड़ने की क्रिया करता है, जुड़ने की क्रिया करता है, की क्रिया करता है, ठीक। फिर डीएचयू लूप या डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन, इससे कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं, एंजाइम, जो ट्रांसलेशन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो टी साइक्लिक लूप है, यह एक टीआरएनए को दूसरे टीआरएनए से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो बाकी चैप्टर भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में जैसे ये पढ़े हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितना एग्जाम फोकस है आपके लिए। तो ये टीआरएनए किसने पूछा था, मुझे ये बता दो। टीआरएनए, हम उसका नाम भी लिखे थे आई थिंक, रमन कुमार जी ने पूछा था टीआरएनए के बारे में। अगर वो क्लास देख रहे हो तो एक बार यस लिखिए। और अगर टीआरएनए समझ में आ गया हो एग्जाम परस्पेक्टिव से, जितना पूछता है, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं उसको, ठीक है ना, अमन कुमार जी, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं उसको। चलो ठीक है, फिगर के लिए थैंक यू। चलो क्लियर है। टीआरएनए के बारे में अगर पूछेगा तो क्लियर कर लोगे, ऐसे ही आरएनए आरआरएनए भी एकदम पढ़ लिया जाएगा। हाँ हो सकता है 2019 में पूछा हो। अभी टाइम ओवर हो रहा है, मुझे निकलना है कहीं, ठीक है ना। हॉली है, हॉलिप नहीं है, रॉबर्ट हॉली है, शाहू कुमारी जी। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। यस सर क्लियर। बम बम यादव जी, अभिषेक एसपी सर। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन मौसम फिर सही हो जाए तो वापस अपने स्थान पर आ जाना, जैसे पक्षी करते हैं, ठीक। ठीक है, थैंक यू जितने लोगों को समझ में आ जाता है। बाय बाय बाय, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, टाइम हो गया लग रहा है, स्कूल पे जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए सबको, मुझे भी यही लग रहा है। गुरुजी मनुष्य का कौन सा अंग काटने के बाद, लीवर, लीवर ही हमारा इकलौता अंग है जिसमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। सारी चीज़ें क्लियर हैं आज वाले में। रंजीत कुमार जी कमेंट देख रहे हैं आपका। चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। अगर मैराथन किसी टीचर ने नहीं लिया तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ठीक। हाँ ठीक है, छुट्टी फॉर्म भरने जाना है। चलो बाय, ख्याल रखो अपना, दिन भर अपना ख्याल रखना, ठीक है ना, और दूसरों का भी। चलो ठीक है।